स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही सियासत के किस्से और रोचक जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज हम जानेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रफुल्ल पटेल इनके सियासत के किस्से जो भारतीय राजनीति के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में शुमार हो चुके हैं। प्रफुल्ल पटेल को शरद पवार का दाहिना हाथ माना जाता रहा है, लेकिन वो शरद पवार के करीब पहुंचे कैसे, इसकी एक दिलचस्प कहानी 50, 60 और 70 के दशक में पूर्व मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान को महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा नेता माना जाता था, खासकर तब जब 1960 में बंबई राज्य का महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन हो गया था और मोरारजी देसाई जैसे बड़े नाम गुजरात से आने वाले नेता कहलाने लगे। उसी दौर में विदर्भ इलाके से आने वाले एक नेता हुआ करते थे, उनका नाम था मनोहर भाई पटेल। मनोहर भाई पटेल गोंदिया विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक थे। यशवंतराव चौहान के खाटी समर्थक भी थे। इन्हीं दिनों बारामती का एक कॉमर्स ग्रेजुएट भी चौहान के सानिध्य में सियासत के दांव पे सीख रहा था। नाम था शरद पवार। यशवंतराव चौहान के यहाँ शरद पवार और मनोहर भाई पटेल दोनों की बैठक लगती थी। कभी कभार मनोहर भाई अपने साथ अपने बेटे प्रफुल्ल को भी वहां लेकर पहुंच जाते थे। लेकिन इसी दरमियान मनोहर भाई पटेल का 1970 में निधन हो गया। तब प्रफुल्ल पटेल सिर्फ 13 वर्ष के थे। यही वह दौर था जब शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूती से अपने पैर जमाते दिख रहे थे। पिता के निधन के बाद प्रफुल्ल पटेल ने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर शरद पवार से जुड़ गए। इन दिनों शरद पवार के दरबार में दो युवा नेताओं की खूब चलती थी। एक थे प्रफुल्ल पटेल और दूसरे थे सुरेश कलमाडी। लेकिन 90 का दशक आते आते सुरेश कलमाडी शरद पवार का भरोसा गवा बैठे। हाँ, प्रफुल्ल पटेल की शरद पवार से नजदीकी में कोई कमी नहीं आई। 1985 में प्रफुल्ल पटेल गोंदिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बन गए। फिर आया 1991 का साल। चंद्रशेखर सरकार अकाल मृत्यु की शिकार होगी। 10वीं लोकसभा का चुनाव सर पर था। ऐसे में महाराष्ट्र के उस वक्त के मुख्यमंत्री शरद पवार ने विदर्भ इलाके की भंडारा लोकसभा सीट से प्रफुल्ल पटेल को कांग्रेस का टिकट दिलवा दिया। प्रफुल्ल पटेल भी जीत गए, लेकिन उनके गुरु शरद पवार प्रधानमंत्री पद के दौड़ में पीवी नरसिम्हा राव से मात खा गए। हालांकि प्रधानमंत्री आवास की गाड़ी छूटने के बावजूद भी पवार दिल्ली आ गए। रक्षा महकमे की जिम्मेदारी के साथ ये वो दौर था जब शरद पवार को नरसिम्हा राव के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाता था। उनके आसपास और खासकर दिल्ली मुंबई के उनके आवास पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और समाज के अलग अलग क्षेत्र के लोगों का जमावड़ा लगा रहता था। इन सब जमावड़ों और इंतजामात पर एक आदमी की बड़ी पैनी नजर रहती थी। वो आदमी थे प्रफुल्ल पटेल। उस दौर में शरद पवार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के बारे में खुद प्रफुल्ल पटेल ने कुछ महीनों पहले कहा था। शरद पवार कांग्रेस की दरबार संस्कृति के कारण कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नहीं बन सके। लेकिन इसी दौर में यानी 90 के दशक में शरद पवार के सानिध्य में प्रफुल्ल पटेल की धमक दिल्ली में बढ़ने लगी। इसी धमक के बीच 1996 और 98 का लोकसभा चुनाव भी वह जीत गए। भले ही इन दोनों चुनावों में उनकी कांग्रेस पार्टी लोकसभा में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। यह 1998-99 का साल था जब शरद पवार बारामती से कांग्रेस सांसद और लोकसभा के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। लेकिन इस साल बीतते बीतते वाजपेयी सरकार गिर गई। तब कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाने की कोशिश शुरू की। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति KR नारायण के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए कहा, मेरे पास 272 सांसदों का समर्थन है। लेकिन जब राष्ट्रपति ने समर्थन पत्र मांगा तो कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए। नतीजन मध्यवर्ती चुनाव की नौबत आ गई। इस पूरी कवायद में एक बात साफ हो गई कि विपक्ष के नेता शरद पवार अब कांग्रेस में रहकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। नतीजन 3 सप्ताह बीतते बीतते शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी में विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। इसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी खड़ी कर दी। नाम रखा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शॉर्ट में कहे तो NCP। उस दौर में सभी पार्टियों में एक से एक पॉलिटिकल मैनेजर भरे पड़े थे, जिनमें प्रमोद महाजन, PR कुमार मंगलम, अमर सिंह, कमलनाथ, अहमद पटेल जैसे की तब तूती बोलती थी। ऐसे में शरद पवार को भी एक ऐसे पॉलिटिकल मैनेजर की जरूरत थी जो महाराष्ट्र में उनके समीकरणों को साधने के साथ साथ दिल्ली की सियासत के चाल चरित्र और चेहरे को भी समझता हो। इस काम के लिए पवार के भरोसेमंद लोगों की टोली में प्रफुल्ल पटेल से बेहतर कोई और नाम नहीं दिख रहा था। प्रफुल्ल पटेल को दिल्ली की सियासत की समझ तो थी ही, वही विदर्भ के इलाके जहां NCP को कमजोर समझा जाता है वहां पार्टी के एक मजबूत चेहरे की कमी को भी वो पूरा कर रहे थे। लेकिन NCP में जाने के बाद लोकसभा उनके लिए दूर की कौड़ी बन चुकी थी। फिर भी साल 2000 में शरद पवार उन्हें राज्यसभा लेकर गए। यह 2004 का दौर था। लोकसभा चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव में पहली बार कांग्रेस और NCP गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे थे, यानी जिस पार्टी से शरद पवार को निकाला गया था उसी के साथ वो गठबंधन कर रहे थे।
यह बात और है कि 4.5 साल पहले दोनों महाराष्ट्र के साझा सरकार चला रहे थे। अब इसी को चुनावी रूप दिया जा रहा था। भंडारा सीट पर कांग्रेस दावेदारी कर रही थी। 1999 के लोकसभा चुनाव में वहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी, लेकिन शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी है। उन्हें पता था कि कांग्रेस इस सीट पर आसानी से नहीं मानेगी, लिहाजा उन्होंने गठबंधन में सीटों का मामला फाइनल में होने से पहले ही भंडारा से प्रफुल्ल पटेल की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी। इसके बाद कांग्रेस बड़ी मुश्किल से पटेल के लिए सीट छोड़ने पर सहमत हुई, लेकिन तब भी प्रफुल्ल पटेल लोकसभा नहीं पहुंच सके, क्योंकि एक बेहद नजदीकी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के शिशुपाल पटले ने उन्हें करीब 3000 वोटों से हरा दिया था। इस हार का प्रफुल्ल पटेल के राजनीतिक भविष्य पर कोई असर पड़ता नहीं दिखा। इस दौर में उन्हें शिवराज पाटिल और पीएम सईद की तरह चुनाव हारने के बावजूद मंत्री बनाया गया। शिवराज पाटिल को गृह मंत्री जबकि पीएम सईद को ऊर्जा मंत्री बनाया गया। प्रफुल्ल पटेल को नागरिक उड्डयन विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया गया। बतौर मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने कई बड़े हवाई अड्डों का मैनेजमेंट निजी हाथों में सौंपने की जमीन तैयार की। उन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली और हैदराबाद के हवाई अड्डों की देखरेख और उनके आधुनिकीकरण का जिम्मा जीएमआर ग्रुप को सौंपा गया। वर्ष 2009 का दौर आया। फिर से प्रफुल्ल पटेल लोकसभा चुनावी मैदान में भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और इसमें उन्हें भारी सफलता मिली। इस बार उन्हें भारी उद्योग मंत्रालय मिला। 2014 के लोकसभा चुनाव में वह फिर से पराजित हो गए। इस बार वह फिर से चौथी बार राज्यसभा सांसद के रूप में चुने गए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि प्रफुल्ल पटेल एनसीपी और पवार फैमिली की सियासत की अगली पीढ़ी में अजित पवार के बनिस्बत शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ज्यादा करीब है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि भविष्य में एनसीपी किस दिशा में जाती है। शरद पवार की बेटी मजबूत होती है या भतीजे अजित पवार पार्टी को कंट्रोल करेंगे, इसी पर प्रफुल्ल पटेल का सियासी भविष्य निर्भर होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही सियासत की वीडियो के साथ।